स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परम गुरु में। और आज जो ये वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें लेटर हैं, आर्टिकल हैं, रिपोर्ट है और प्लस पैराग्राफ है। तो वीडियो बहुत खास है और सारे इम्पोर्टेंट हैं, आपको पूरे तैयार करना है। चलिए सीधा एप्लीकेशन से शुरू करते हैं। एक एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इंडोर गेम्स फॉर गर्ल्स। फॉर गर्ल्स बोल दे या बॉयज़ बोल दे, ये इंडोर गेम्स का मतलब होता है जो अंदर दरवाजे के अंदर खेले जाते हैं। ये इंडोर गेम्स ना बोले, इधर इवनिंग गेम्स बोल दे, कुछ भी बोल दे, गेम से रिलेटेड आ जाए कि स्कूल में गेम से गेम्स वगैरह की अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए व्यवस्था कराई जाए, ऐसा भी आ जाए तो आपको यही लिखना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर दिया गया है इतना, द DAV, द प्रिंसिपल DAV कॉलेज गाजियाबाद, ये तो मान लो एड्रेस है। इसके बाद डेट है और डेट के बाद ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ इवनिंग गेम्स, कि इवनिंग गेम की फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए। समझ गए? इसके बाद रिस्पेक्टेड सर लिखा। ठीक, अब इसके बाद रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद देखिए बहुत सरल भाषा में, थ्रू दिस लेटर, इस लेटर के माध्यम से, वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, कि हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट द फैसिलिटी ऑफ इंडोर गेम्स फॉर गर्ल्स इन द स्कूल। अब गर्ल्स ना बोले तो यहाँ, या बॉयज़ बोले तो बॉयज़ लिख देना, गर्ल्स बोले तो गर्ल्स लिख देना, नहीं तो फॉर द स्टूडेंट्स लिख देना इन द स्कूल। एज, चूँकि वी डोंट गेट मच टाइम टू प्रैक्टिस ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता। वी डोंट गेट मच टाइम टू प्रैक्टिस ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स ड्यू टू द अप्रोचिंग एग्जाम। ड्यू टू माने होता है के कारण, अप्रोचिंग माने आते हुए या आने वाले, एग्ज़ाम के कारण हमारे पास पर्याप्त समय नहीं होता है कि हम ड्यूरिंग द स्कूल्स आवर्स, जब स्कूल चल रहा होता है, स्कूल का समय चल रहा होता है, उस समय हम गेम की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक, एंड कांट गो आउटसाइड ड्यू टू द बिजी शेड्यूल, और बिजी शेड्यूल के कारण हम आउटसाइड, बाहर नहीं जा पाते खेलने के लिए। ठीक है, इतनी बात बता दी। द इंटर स्कूल बास्केटबॉल मैच विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, और फिर इसमें ये भी बता दो कि बास्केटबॉल होने वाला है अगले मंथ। एंड वी नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, और हमें ज़रूरत है अलॉट, अधिक प्रैक्टिस करने की। ठीक, इतना बताने के बाद नीचे लिख दो, होप यू विल कंसीडर माई रिक्वेस्ट, आशा है आप मेरी रिक्वेस्ट को कंसीडर करेंगे, समझेंगे। और थैंकिंग यू लिख के नीचे फिर योर्स ओबीडियंटली। अब यहाँ गर्ल्स ऑफ क्लास 10th लिखा। अगर गर्ल्स बॉयज़ कुछ ना बोले, आप अपनी तरफ से लिखना चाहते हैं तो अपना नाम लिख दीजिए, नहीं तो नाम नहीं लिखना, सीधा डायरेक्ट XYZ करके ख़त्म कर दीजिए। आगे देखें, अगली एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू दी प्रिंसिपल। अब ये एप्लीकेशन या लेटर कुछ भी हो, आपको इसी पैटर्न में लिखना है। अगर ये लेटर बोल दे कहीं, एप्लीकेशन की जगह कहीं लेटर बोल दे, तो जैसे द प्रिंसिपल लिखा था ना ऊपर, प्रिंसिपल के जस्ट ऊपर आप अपना पता लिख दीजिएगा, जो भी आपका पता हो। पता लिखने के बाद फिर डेट डाल के फिर ये लिख दिए टू द प्रिंसिपल, ऐसा करके, नहीं तो अदरवाइज आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक, आगे देखो, समझे? आगे, अब आगे है द प्रिंसिपल ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल। यहाँ कोई भी लिख सकते हैं, DAV लिख दें, कुछ भी लिख दें, मुरादाबाद, महोबा भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, डेट डाल दें। इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, इधर जो है वो कंप्लेनिंग अगेंस्ट अ क्लास फेलो, कि अगर आपको किसी क्लास फेलो की शिकायत वगैरह करने का कोई आए तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक, समझो ज़रा। रिस्पेक्टेड सर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A ऑफ योर स्कूल, कि ठीक, कि मैं आपके क्लास 10th का एक स्टूडेंट हूँ। आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, लाना चाहता हूँ, टू द र्यूड बिहेवियर ऑफ सोहन शर्मा ऑफ क्लास 10th A, कि सोहन शर्मा जो क्लास 10th A में है, उसके र्यूड बिहेवियर के प्रति, यानी बुरे आचरण के प्रति मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। ही कॉल्स मी बैड नेम्स। बैड नेम्स का मतलब होता है गाली देना, वो मुझे गाली देता है ना। ही अब्यूजेज एवरीवन, वो सबको गाली देता है। ही डिस्टर्ब माई स्टडी, वो मेरी पढ़ाई को ही डिस्टर्ब आवर स्टडी, वो हमारे अध्ययन को भी डिस्टर्ब करता है, पढ़ाई को डिस्टर्ब करता है। ही मेक्स ऑल काइंड्स ऑफ मिस्चीफ, वो सब प्रकार की शरारतें करता है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इन्वेस्टिगेट द मैटर, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप काइंडली मैटर को इन्वेस्टिगेट करें, माने इस मैटर की जांच करें। एंड टेक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट हिम, और उसके खिलाफ स्टर्न, तगड़ा एक्शन लें।
इट इज़ रियली गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, कि वास्तव में बड़ा आउट ऑफ कंट्रोल ये चीज़ हो रही है। एंड समडे दिस बुलिंग कुड टेक अ सीरियस टर्न, कि कभी कभार ये समस्या जो है वो एक सीरियस टर्न ले सकती है, मान इससे नुकसान हो सकता है। काइंडली पनिश हिम फॉर हिज मिसशीप, कि कृपया करके उसे दंडित दें उसके मिसशीप के लिए। ठीक, थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली XYZ लगा के, यहाँ नाम लिखा है तो XYZ लगा के आगे बढ़ा दो उसको। अब एक एप्लीकेशन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिसमें आपको लिखना है DM को लाउड स्पीकर को बैन कराना है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, समझिए। तो सबसे पहले जैसे कि पता लिखा है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो उनको वो दे दो, उनका नाम दे दो, महोबा के महोबा लिख दो, जहाँ के भी हो, है ना। फिर इसके बाद डेट लिखा है, फिर सब्जेक्ट लिखा है टू बैन लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, कि एग्ज़ाम के दौरान लाउड स्पीकर को बैन कराने के लिए है। तो पहले सबसे देखो, बहुत सरल शब्दों में इसमें लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में आने की 100% संभावना है लगभग। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, कि सर लिख के फिर आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ टू द यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन द सिटी स्पेशली ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम, कि शहर में जो विशेषकर बोर्ड एग्जाम के दौरान जो लाउड स्पीकर की यूज हो रहा है उसके प्रति मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस टू दी स्टूडेंट्स, कि ये इससे स्टूडेंट के लिए बहुत सारे डिस्टर्बेंस पैदा होता है। यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन द सिटी ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, इसलिए आप बैन कर दें लाउड स्पीकर की यूज को बोर्ड एग्जाम के दौरान। फिर थैंकिंग यू लिखें, योर्स ओबीडियंटली लिखें, XYZ लिखें। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे देखें, अगला है पैराग्राफ लिखना। देखो पैराग्राफ माने पैराग्राफ लिखना है। अब पैराग्राफ में ज़रूरी नहीं आप हेडिंग डालें या ना डालें, कोई आवश्यक नहीं है, अगर डाल दें तो ठीक, ना डालें तो ठीक। अब पैराग्राफ में आपको हिंट दी होगी, जैसे ये ऊपर हिंट दी हैं, नेम, एज, ड्रेसिंग सेंस, क्वालिफिकेशन माने योग्यता, बिहेवियर, बर्ताव, हैबिट्स आते हैं। माई फेवरेट टीचर पर लिखना है आपको, माई फेवरेट टीचर आ जाए, या द टीचर यू लाइक द मोस्ट, वो टीचर जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। ठीक, समझ गए। तो उसी हिसाब से लिखना है आपको। ठीक, आप समझिए। तो पहले जैसे इंट्रोडक्शन में, पहले अभी इंट्रोडक्शन डालो या ना डालो, सीधा आप लिखते चले आप बिना हेडिंग के, तब भी सही है। लिखो, देखो, आई रीड इन JB जैन इंटर कॉलेज, जो भी आप कॉलेज का नाम लिखना चाहें वो लिख दो। श्री MC जैन टीचेज अस इंग्लिश, MC जैन हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। ही इज़ एन आइडियल टीचर, बड़े अच्छे टीचर। ये उनके इंट्रोडक्शन के बारे में लिख दिया। इसके बाद एज आ जाए, ऐसी कोई भी आए उसमें हिंट दी होगी, अगर पैराग्राफ लिख के एज आ जाए तो उनकी एज के बारे में बता दो। मिस्टर जैन इज़ एज यहाँ बता सकते हैं, ही इज़ 25 ईयर्स ओल्ड या 30 ईयर्स ओल्ड, ऐसे बता सकते हैं एज एक लाइन में। और फिर इसके बाद वो कह रहा है ड्रेसिंग सेंस उनका कैसा है, यानी जब वो कपड़े पहनते हैं तो उनका किस प्रकार की उनकी चॉइस रहती कपड़े पहनने में, ये बताना है। ड्रेसिंग सेंस तो बताओ, देखो ड्रेसिंग सेंस में लिखो ड्रेस। मिस्टर जैन इज़ अ वेरी सिंपल मैन, ही वियर सिंपल क्लॉथ, वो साधारण कपड़े पहनते हैं। हिज फेवरेट ड्रेस इज खादी कुर्ता एंड पैजामा, उनकी जो फेवरेट ड्रेस है वो खादी कुर्ता और पैजामा है। ही वॉशेज दैम विद हिज ओन हैंड्स, वो अपने हाथ अपने खुद ही वो अपने खुद के हाथों से उन कपड़ों को धोते हैं। ही लुक्स वेरी स्मार्ट इन हिज वाइट क्लॉथ्स, कि वो अपने सफ़ेद कपड़ों में बहुत अच्छे लगते हैं। ये ड्रेसिंग सेंस हो गया। क्वालिफिकेशन, उनकी योग्यता बतानी है तो बता दो भैया इंग्लिश के टीचर हैं, MA करे हैं, तो क्वालिफिकेशन लिख दो, ही इज़ MA इन इंग्लिश। ही इज़ अ ट्रेंड टीचर, वो एक ट्रेंड टीचर हैं। ही हैज़ फुल कमांड ओवर हिज सब्जेक्ट, कि उनकी अपने सब्जेक्ट पर पूरी कमांड है। ठीक, हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी इफेक्टिव, जो उनके पढ़ाने का तरीका है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। द स्टूडेंट फॉलो हिज टीचिंग ईजली बिकॉज, अब स्टूडेंट उनकी टीचिंग को बहुत ईजिली फॉलो करते हैं क्योंकि। हिज बिहेवियर, अब आगे बताओ, अब उनके बर्ताव के बारे में बताओ, तो हिज बिहेवियर और हैबिट दोनों बता दो। ठीक, हिज बिहेवियर में बताओ, हिज बिहेवियर इज़ वेरी फाइन, उनका बर्ताव जो बहुत अच्छा है, या वेरी नाइस भी कर सकते हैं। ही पेज ड्यू रिस्पेक्ट टू दी अथॉरिटीज़, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो बड़े लोग हैं, बड़े अधिकारी वगैरह हैं, उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं, पर्याप्त सम्मान देते हैं। ही हैज़ ग्रेट लव एंड अफेक्शन फॉर हिज स्टूडेंट, उनका अपने स्टूडेंट्स के प्रति बहुत ज़्यादा लव एंड अफेक्शन यानी प्रेम और स्नेह है। ही हेल्प्स द पुअर स्टूडेंट विद कैश, अब ये उनकी हॉबी हो गई कि वो स्टूडेंट जो गरीब बच्चे होते हैं उनको कैश देकर भी मदद करते हैं। एंड काइंड, और बड़े वो दयालु हैं।
ही नेवर लॉसेस हिज टेम्पर, और कभी वो अपनी स्वभाव को भी नहीं खोते। ये बिहेवियर भी हो गया साथ में, दोनों चीज़ें मिक्स करके इसमें बता दी। तो इस तरीके से पैराग्राफ लिखना होता है, हिंट दी होती हैं, उन्हीं हिंट के अंतर्गत आपको एक्सप्लेन करना होता है चीज़ों को। चलो आगे देखो, अब इंडियन फार्मर पर पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन बताना है, ड्रेस बताना है, डेली वर्क, डेली क्या काम करता है, लिविंग कंडीशन क्या होती है फार्मर की, तो गरीब होता है, यही सब बताना है इसमें। देखो समझो, जैसे पहली लाइन लिखी है, द फार्मर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडिया, जो किसान है वो भारत का एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। इंट्रोडक्शन में बताओ, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस, कि जो भारत है वो गाँव का देश है। मोस्ट ऑफ पीपल लिव इन विलेजेस, ज़्यादातर लोग जो हैं वो विलेजेस में रहते हैं। द मेन प्रोफेशन इज एग्रीकल्चर, और जो लोगों का मेन प्रोफेशन है वो एग्रीकल्चर है। सम हैव देयर ओन फील्ड्स, अब कुछ तो ऐसे हैं जिनके खुद के खेत हैं। वाइल द अदर इन द फील्ड ऑफ द ऑनर्स, जबकि कुछ लोग हैं जो वाइल अदर वर्क इन द फील्ड ऑफ द ऑनर्स, जबकि जो अन्य किसान है वो दूसरी के यहाँ काम करते हैं ना, मालिकों के यहाँ काम करते हैं। अब ड्रेस कैसी पहनता है इंडियन फार्मर, वो बताना है। तो एन इंडियन फार्मर बियर सिंपल क्लॉथ, सिंपल कपड़े पहनता है। धोती एंड कुर्ता इज हिज मेन ड्रेस, कि धोती कुर्ता उसकी मेन ड्रेस है। ही रिमेन्स बेयर फूटेड, वो हमेशा नंगे पैर रहता है, बना रहता है नंगे पैर। आगे देखो, अब डेली का काम उसका बताना है, डेली वो क्या करता है। तो ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गोज टू हिज फील्ड विद हिज कैटल और ट्रैक्टर। अब वो ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी उठ जाता है, एंड गोज टू हिज फील्ड, वो अपने खेत में जाता है, विद हिज कैटल, अपने जानवरों के साथ, और ट्रैक्टर के साथ। ही प्लाउज हिज फील्ड टिल नून, वो नून तक, दोपहर तक अपने खेतों को जोतता है। देन ही टेक्स रेस्ट फॉर अबाउट 2 आवर्स, और फिर लगभग 2 घंटे आराम करता है। इन द इवनिंग, शाम को, पूरा उसका शेड्यूल बताने देने वाला, शाम को ही कम्स बैक होम, वापस घर आ जाता है। वेदर इट इज़ रेन और सन, अब चाहे वर्षा हो चाहे धूप हो, ही गोज़ ऑन वर्किंग, वो काम जारी रखता है ना। वेन प्लाउइंग इज़ ओवर, और जब जुताई पूरी हो जाती है तो ही डज द अदर वर्क लाइक, फिर वो अन्य काम करता है, जैसे कि लाइक सोइंग सीड, बीज बोना, और रीपिंग, या रीप करना, निदाई वगैरह करना, है ना, थ्रेशिंग करना, है ना, कटाई वगैरह, ये सब चीज़ें। और वाटरिंग द फील्ड, खेतों को पानी देता है, समझ रहे हो, ठीक। रीपिंग माने कटाई, फसल को गहना काटना, ठीक। रीप करना मतलब फसल को पूरा निकालना वहाँ से पकक जाने के बाद, ये कहलाता है रीप। हिज पोवर्टी, अब उसकी गरीबी के बारे में बताओ भैया। तो गरीबी क्या है, ही इज़ अ पुअर मैन, वो पुअर मैन होता है। इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क, अपने कठिन परिश्रम के बावजूद भी, ही कैन बैडली मेक हिज बोथ एंड मीट्स। बोथ एंड मीट्स का मतलब होता है जीविका का निर्वाह करना। वो मुश्किल से, हार्डली माने मुश्किल से अपनी जीविका का निर्वाह कर पाता है। हिज क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड आइदर बाई एक्सेस ऑफ रेन और फॉर वांट ऑफ रेन, कि उसकी जो फसल है वो नष्ट हो जाती है आइदर, या तो बाई एक्सेस ऑफ रेन, या तो वर्षा की अधिकता के कारण, और वांट ऑफ रेन, वांट ऑफ माने होता कमी, या बारिश की कमी के कारण, ठीक। अब निष्कर्ष अगर निकाला जाए तो द फार्मर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, कि जो किसान है वो हमारे देश का रीढ़ की हड्डी है। द स्लोगन गिवन बाई लेट श्री लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, विल ऑलवेज बी एन इंसेंटिव टू द फार्मर ऑफ द कंट्री। ये हमेशा जो लेट माने होता है स्वर्गीय श्री जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री जी का जो स्लोगन है, जय जवान जय किसान, ये हमेशा उनके लिए एक इंसेंटिव का काम करेगा, माने एक प्रोत्साहन का काम करेगा उनके लिए हमेशा। अब आगे देखें अगला। अब इंडियन फेस्टिवल पर अगर आ जाए, तो बहुत आसान है। दिवाली पर कर दीजिए। तो इंट्रोडक्शन, जैसे इसमें नेम ऑफ द फेस्टिवल के नाम के अंतर्गत आपको उसका इंट्रोडक्शन देना, उसके बारे में थोड़ा बताना है। फिर हाउ इज इट सेलिब्रेटेड, ये कैसे मनाया जाता है ये बताना है। तो दिवाली है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज़ का सबसे मुख्य फेस्टिवल में से एक है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री ऑन द 15th डे ऑफ द मंथ ऑफ कार्तिक, कि कार्तिक मास का जो 15वां दिन होता है, उस दिन ये पूरे देश में मनाया जाता है, पूरी कंट्री में मनाया जाता है। वेन विंटर सीजन बिगिन, जब सर्दी शुरू होती है। अब हाउ इज़ इट सेलिब्रेटेड, ये कैसे मनाया जाता है।
तो इट इज़ सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। पॉम्प एंड शो का मतलब होता है दिखावा, कि बड़े दिखावे के साथ ये मनाया जाता है, बड़े प्रदर्शन के साथ। हाउसेस शॉप्स एंड टेम्पल्स एंड अदर बिल्डिंग्स आर क्लीन, कि घर, दुकानें, मंदिर और अन्य बिल्डिंग को क्लीन किया जाता है और वाइट वॉश किया जाता है, सफ़ेदी की जाती है, उनकी पुताई उताई। द डोर्स एंड फर्नीचर आर पॉलिश्ड, दरवाजे और फर्नीचर को पॉलिश किया जाता है। द हाउसेस आर डेकोरेटेड विद पिक्चर, घरों को पिक्चर से डेकोरेट कर दिया जाता है, माने पिक्चर के साथ सजा दिया जाता है, ये कह सकते हैं हम कि तस्वीरें वगैरह लगा दी जाती हैं। टॉयज़ रख दिए जाते हैं, पेपर फ्लावर्स लगा दिए जाते हैं। पीपल लाइट देयर बिल्डिंग्स एट नाइट, और लोग रात में अपनी बिल्डिंग को लाइट करते हैं, माने प्रकाश फैलाते हैं उधर, माने लाइटिंग वगैरह करते हैं। पुअर पीपल लाइट देयर हाउसेस विद दीपक, जो गरीब लोग होते हैं वो अपने घर को दीपक या अर्थिन लैम्प्स, मिट्टी के लैम्प वगैरह से लाइट करते हैं, जगमगाते हैं। वाइल दी रिच पीपल, जबकि जो धनी लोग होते हैं, लाइट देयर हाउसेस विद इलेक्ट्रिक बल्ब्स और डिफरेंट कलर्स, वो अपने घर को इलेक्ट्रिक बल्ब और डिफरेंट कलर से लाइट करते हैं, है ना। अब इसके बाद और आगे इसके बारे में बता रहे। एट अबाउट 10 PM, और लगभग 10 बजे रात में, इन द नाइट, रात में, ऑन द दिवाली डे, दिवाली के दिन पर, पीपल वर्शिप लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ, कि लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं जो गॉडेस ऑफ वेल्थ है, यानी समृद्धि की देवी है। आफ्टर दिस, इसके बाद, द पीपल एन्जॉय रिच एंड नाइस फूड, फिर लोग रिच एंड नाइस फूड, यानी रिच माने होता है समृद्ध, और नाइस समृद्ध माने अच्छा भोजन से संबंधित, इसका मतलब रिच एंड नाइस फूड का मतलब अच्छा भोजन एंजॉय करते हैं। पीपल ऑल्सो सेंड स्वीट्स एंड प्रेजेंट्स टू देयर फ्रेंड्स, ऑफिसर्स एंड रिलेटिव, अब लोग सेंड करते हैं, भेजते हैं क्या, मिठाइयाँ और उपहार भेजते हैं अपने मित्रों को, ऑफिसर्स को और रिलेटिव्स को। अब कंक्लूजन यदि कहा जाए तो दिवाली इज़ राइटली कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट, कि सही रूप से अगर कहा जाए तो दिवाली इज़ राइटली कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट, कि फेस्टिवल ऑफ लाइट कहलाता है, प्रकाश उत्सव कहलाता है, प्रकाश का त्यौहार। एज द होल वर्ल्ड ब्राइटन्स अप, चूँकि ऑन दिस डे, क्योंकि इस दिन पूरा संसार जगमगा जाता है, ब्राइटन हो जाता है। द फेस्टिवल ब्रिंग्स जॉय एंड, जो ये फेस्टिवल होता है वो आनंद लाता है, एंड हेंस, इसलिए, इज एन्जॉयड बाई एवरीवन, इसलिए सब इसको एंजॉय करते हैं। ठीक, आगे देखिए। अब है पॉल्यूशन पर पैराग्राफ, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन पहले, फिर टाइप ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के कितने प्रकार हैं, तो वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, और हाउ टू फाइट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से कैसे फाइट करना है, बहुत आसान है। ठीक, इसको करना है, पहला दिए जैसे इंट्रोडक्शन बताना है। ठीक, तो पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द होल कंट्री, ये मेजर माने होता है बड़ी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है पूरे संसार की, पॉल्यूशन। इट इज़ बीइंग फेस्ड बाई ऑल दी कंट्रीज़, ये सारे देशों के द्वारा इसको फेस किया जाता है, इसको माने सामना इसका किया जाता है। अब एयर पोल्यूशन की बात की जाए, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन थी ना दूसरी हेडिंग, तो उसके अंतर्गत बता रहे एयर पोल्यूशन मीन्स दैट द एटमॉस्फेयर इज बीइंग पोल्यूटेड बाई द स्मोक ऑफ द व्हीकल्स एंड पॉइजनस गैसेस ऑफ फैक्ट्रीज। एयर पोल्यूशन का मतलब होता है द एटमॉस्फेयर इज बीइंग पोल्यूटेड, कि एटमॉस्फेयर जो है, वातावरण जो है वो पोल्यूट किया जा रहा है, वो बिगाड़ा जा रहा है, किसके द्वारा, बाई द स्मोक ऑफ द व्हीकल्स, वाहनों के धुओं के कारण, धुओं से, और पॉइजनस गैसेस ऑफ फैक्ट्री, और फैक्ट्री की जो पॉइजनस गैसेस निकल रही उनके माध्यम से। ठीक, अब आ जाओ वाटर पोल्यूशन, तो वाटर हैज़ बीन पोल्यूटेड, अब वाटर पोल्यूशन मतलब वाटर पोल्यूट किया जा रहा है, किसके द्वारा, बाई द केमिकल्स कमिंग आउट ऑफ द हाउसेस एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स, कि उन केमिकल के द्वारा जो या तो घरों से निकलता है, या इंडस्ट्रियल प्लांट्स, या औद्योगिक प्लांट्स का मतलब होता है कोई संयंत्र वगैरह लगा होता है, वो कहलाता है प्लांट। अब आ जाओ नॉइज़ पोल्यूशन, तो नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ बीन कॉज्ड बाय द एक्सेसिव नॉइज़ ऑफ द व्हीकल, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड मशीन्स, कि नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब है कि नॉइज़ पोल्यूशन कैसे होता है, किस कारण से, एक्सेसिव नॉइज़, अत्यधिक आवाज़, काय की आवाज़, व्हीकल्स की आवाज़, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की आवाज़, यानी व्यावसायिक गतिविधियों की आवाज़ें, और मशीन्स की आवाज़ें। अब आ जाओ सॉइल पोल्यूशन, तो सॉइल पोल्यूशन का मतलब है फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक, अब जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, ऐड फर्टिलाइजर्स, वे फर्टिलाइजर्स जो उर्वरक वगैरह उनको ऐड करते हैं, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों को ऐड करते हैं, एंड इंसेक्टिसाइड्स, और कीड़े मारने वाली चीज़ें जो होती हैं उनको भी ऐड करते हैं टू दी सॉइल में, विच पॉल्यूट द सॉइल, जिससे सॉइल जो होती है वो पॉल्यूट हो जाती है। ठीक,
द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द सॉइल आर डिस्ट्रॉयड बाय देम। अब जो आवश्यक तत्व होते हैं मिट्टी के वो उनके द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। ठीक, अब आगे देखो जरा, अब इससे लड़ना कैसे है, हाउ टू फाइट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से लड़ना कैसे है। तो पॉल्यूशन हैज़ कॉज्ड मैनी डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, कि मनुष्यों में पॉल्यूशन ने बहुत सारी डिसीज़ का कारण बना है पॉल्यूशन। तो इट हैज़ बिकम वेरी हार्मफुल टू दी वर्ल्ड, ये संसार के लिए बहुत घातक हो गया, हार्मफुल हो गया, नुकसानदेह हो गया। द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मस्ट बैन, अब जो संसार के देश है इसको बैन करना चाहिए उन्हें। एंड अवॉइड केमिकल एंड पॉइजनस गैसेस, और केमिकल और पॉइजनस गैसेस को उन्हें अवॉइड करना चाहिए, माने इससे परहेज करना चाहिए। ठीक, कंक्लूजन आ जाओ। कंक्लूजन अगर देखें तो बाई टेकिंग केयर ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का केयर करके ध्यान रख के, वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, कि हम इस संसार को एक बहुत अच्छा प्लेस बना सकते हैं जिसमें हम रह सकें। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। अब एक आर्टिकल लिखना है आपको मॉर्निंग वॉक पर, बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। मॉर्निंग वॉक पर देखें, इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक आ जाए, इवनिंग वॉक आ जाए, ये सब इसी में लिखेंगे। ये हेल्थ पर आ जाए तो बस ऐसे ही लिखना है। ठीक, मॉर्निंग वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक एक अच्छी एक्सरसाइज है। इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ, इसका हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मॉर्निंग वॉक टेंड्स टू स्टार्ट एंड योर डे इन अ गुड मूड, टेंड माने होता है प्रेरित करना, कि जो मॉर्निंग वॉक होती है वो हमको एक अच्छा स्टार्ट देती है और हमारे दिन को भी अच्छे मूड में समाप्त करती है। ठीक, फॉर इट वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है, अर्ली इन द मॉर्निंग गेटअप होना होता है। पुट ऑन आवर स्पोर्ट्स शूज, और इसके लिए हमें बढ़िया स्पोर्ट्स वाले शूज पहनने होते हैं, एंड शॉर्ट्स, और बढ़िया कच्छा पहनना होता है ना। एंड गो टू नियर बाई पार्क, और नज़दीक के पार्क में जाना होता है अगर हम मॉर्निंग वॉक करनी है तो। वी विल बी एबल टू ब्रीथ इन द फ्रेश मॉर्निंग एयर, अब हम जब जाएंगे तो हम इस योग होंगे कि हम फ्रेश मॉर्निंग एयर में ब्रीथ कर सकें, सांस ले सकें, विच इज़ रिफ्रेशिंग, जो बड़ी रिफ्रेशिंग होती है, कूल होती है, इनवाइगोरेटिंग होती है, ऊर्जा देने वाली होती है ना। वी कैन फील आवर पल्स गोइंग अप, और फिर हम महसूस कर सकते हैं कि जो हमारी नाड़ी है वो अप जा रही है ना, ऊपर जा रही। ब्लड रशिंग थ्रू आवर बॉडी आफ्टर अ ब्रिस्क मॉर्निंग वॉक, कि अच्छी खासी मॉर्निंग वॉक से जो ब्लड है हमारा तेज़ी से दौड़ रहा है हमारी बॉडी में। द वॉक एनर्जाइजेज अवर बॉडी फॉर द डे, अब जो ये वॉक होती है वो पूरे दिन के लिए हमारी बॉडी को एनर्जाइजेज कर देती है, ऊर्जावान कर देती है। ठीक, बी स्टार्ट फीलिंग हंग्री एट ब्रेकफास्ट टाइम, और जब ब्रेकफास्ट का समय आता है तो हम भूख लगाती है, हमें स्टार्ट फीलिंग हंग्री, हम भूख लगाती है, हमें हंग्री फील करना शुरू कर देते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व किया गया है, ये अक्सर देखा गया है कि पीपल हु गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, लोग जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, पीपल हु गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक हैव बीन फाउंड टू बी गुड एट देयर स्टडी, उनके अध्ययन में अच्छा पाया गया है। देयर रिटेंशन एबिलिटीज़, और धारण करने की क्षमताओं में उनको अच्छा पाया गया है। आर बेटर देन दोज, उनसे ज़्यादा बेटर पाया गया है दोज हु डू नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, जो मॉर्निंग वॉक में नहीं जाते उनसे वो इन सब चीज़ों में अच्छे होते हैं। दे ऑल्सो स्टे एक्टिव थ्रू आउट दी डे, वे पूरा दिन एक्टिव भी रहते हैं। ठीक, आगे देखिए। अब एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जो आपको लिखना है, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल का। हो सकता है कभी कभार आपको चित्र दे दे और चित्र के हिसाब से, तो चित्र को पहले पूरा समझना है, फिर उसके बारे में आर्टिकल लिखना है। तो ये मोबाइल के अधिक प्रयोग पर है, समझिए इसको, बहुत अच्छा है, मज़ा आ जाएगा। मोबाइल है ब्रोकन डिस्टेंस बैरियर वेयर कम्युनिकेशन इज़ कंसर्न, कि जो मोबाइल है उसने बड़े बड़े दूर के बैरियर तोड़ दिए, बड़ी बड़ी बाधाएं तोड़ दी, कि जहाँ तक कि कम्युनिकेशन का कंसर्न है, मुद्दा है, जहाँ तक कि अगर कम्युनिकेशन बातचीत की बात की जाए तो मोबाइल फ़ोन ने बड़े बड़ी बाधाएं तोड़ दी, यानी कहीं भी बात करना हो आसानी से कर सकते। बोथ रूरल एंड अर्बन डवेलर्स माने होता है निवासी, रूरल माने होता है देहाती, अर्बन माने होता है शहरी, दोनों देहाती और शहरी निवासी यूज मोबाइल फ़ोन, दोनों मोबाइल फ़ोन की यूज करते हैं। थ्रू मोबाइल से हैव मेड कम्युनिकेशन ईजियर, अब मोबाइल के जरिए जो कम्युनिकेशन है, जो वार्तालाप है, बड़ा आसान हो गया है। एट तो भी दे हैव बिकम अ कॉज फॉर कंसर्न, तो भी ये चिंता का कारण
हो गया है मोबाइल। एज द यूथ ऑफ द कंट्री आर ऑब्सेस्ड विद द गैजेट। अब चूँकि ऑब्सेस्ड माने होता है आदी हो जाना, बुरी तरह से लिप्त हो जाना। चूँकि जो युवा है कंट्री का वो इसमें बड़ा लिप्त हो गया है गैजेट में, इस गैजेट में। दे आर फाउंड मोस्टली फीडिंग विद देयर फोन्स। ज़्यादातर उनको अपने फ़ोन में ही लगा हुआ पाया जाता है। लॉस्ट इन गेम्स, गेम में खोया हुआ। लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनते हुए उनको अक्सर लोग पाते हैं। सेंडिंग एक्रॉस मैसेज, और मैसेज वगैरह सेंड करते हुए उनको पाया जाता है। द गैजेट थ्रू स्मॉल, द गैजेट थ्रू स्मॉल, द गैजेट दो स्मॉल, हालांकि ये जो गैजेट है बड़ा स्मॉल है। हैज़ मल्टीपल यूजेस, इसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस है। कीपिंग द यूथ एंगेज, ये यूथ युवाओं को एंगेज रखता है, माने व्यस्त रखता है। एंड अनमाइंडफुल ऑफ द ड्यूटीज़, और अपनी ड्यूटीज़ के प्रति अनमाइंडफुल रखता है। अनमाइंडफुल का मतलब है ध्यान ना देना, नजरअंदाज करना। ही हैज़ टू अटेंड टू, उन ड्यूटी के प्रति जिसके प्रति उसको अटेंड होना पड़ता है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, अब किसी भी चीज़ की एक्सेस बहुत अधिक बैड होती है, बुरी होती है। हेंस, इसलिए टू मच ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो इज़ डेंजरस, इसलिए अगर ज़्यादा मोबाइल में बात भी करते हैं, वैसे तो किसी चीज़ की एक्सेस अधिकता खतरनाक होती है ना, बुरी होती है। इसलिए हेंस, इसलिए टू मच ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो इज़ डेंजरस, इसलिए ज़्यादा कम्युनिकेशन भी खतरनाक होती है। एज, चूँकि इट लीव्स नो रूम फॉर प्राइवेसी, क्योंकि कम्युनिकेशन में अब प्राइवेसी के लिए कोई जगह नहीं, अपनी प्राइवेट बातें तक लोगों को बता देते। एंड पर्सनल स्पेस, और पर्सनल स्पेस भी इसमें ख़त्म हो जाता है, कोई व्यक्तिगत दूरी नहीं बचती है ना। देयर बाय, इससे डिस्टर्बिंग मेंटल पीस, इससे मानसिक शांति डिस्टर्ब होती है। मोबाइल वेन यूज्ड इन लिमिट, जब मोबाइल का लिमिट में यूज किया जाता है तो इज अ बून टू दी सोसाइटी, ये समाज के लिए बून होता है, वरदान होता है। पेरेंट्स मस्ट मेक देयर चिल्ड्रन अवेयर, अब पेरेंट जो है उनको अपने बच्चों को अवेयर रखना चाहिए, जागरूक रखना चाहिए। रिगार्डिंग यूजिंग द मोबाइल सेंसिबली, कि ताकि वे मोबाइल को अच्छे से यूज कर सके, सेंसिबली यूज कर सकते, समझदारी पूर्वक। ठीक, तो जो ये वीडियो है वो यहीं तक, इसको पूरा तैयार कर लीजिएगा, संभावना है इससे बहुत कुछ फंसने की। ठीक है, ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।